गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड में हिंदी में चैप्टर 12 जो इस सिलेबस के माध्यम से लास्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम के तहत। तो 12 चैप्टर रानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा जिसकी लेखिका है और रानी एक व्यक्ति चरित्र है। वैसे तो व्यक्ति चरित्र यानी कि हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, यानी यहाँ पे रानी के माध्यम से ये पूरा परिवेश लेखिका ने तैयार किया है और रानी पर ही ये पूरी कथा निर्भर है। तो रानी कौन है, लेखिका ने रानी के बारे में ही क्यों लिखा है, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर से पढ़नी है, सीखनी है। कुछ मैसेज तो हमें मिलता ही है। तो महादेवी वर्मा 1907 से 1987, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा में निर्भरी दुख की बदली, बादल, निर्भरी दुख की बदली यानी बादल। बादल है वो पानी भरा है लेकिन उसमें भी कुछ दुख है, ये यहाँ पे वो बताते हैं कि और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा। शुरुआत से लेकर दुख दर्द तक की बात सबको ढूंढा। कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि, नींव यानी आधार पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की प्रतिम रचनाकार। हिंदी साहित्य में छायावाद नामक एक युग आता है, उसका उल्लेख है यहाँ पे। जैसे हमारे गुजराती साहित्य में मध्यकालीन, अर्वाचीन, पर प्राचीन ऐसे युग है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में छायावाद नाम का एक युग है। समय का एक नाम दिया गया है, साहित्यिक समय को। तो ये थोड़ा सा परिचय। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी जिसका उपनाम है निराला। तो ये 4 प्रमुख कवि, लेखक, साहित्यकार हिंदी साहित्य में, जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किया है। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी दीर्घगंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। सभी कवि अपनी अलग अलग पहचान लेकर अपने अलग अलग विचार को प्रदर्शित करते हुए हमारे सामने आते हैं। उनमें से एक महादेवी वर्मा का एक ऐसी रचना जो महादेवी के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, अपने घर के साथ जुड़ी हुई है। और उसने अपने एक महादेवी को एक शौक था पशु पंखी प्राणी को पालने का। उसमें से एक रानी है। वो रानी कौन है हम आगे देखेंगे। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्म। महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी यानी संत और प्रगल्भा यानी मैच्योर नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार यानी कि शब्दों के माध्यम से चित्र को बनाना, शब्द चित्र भी हम उसे कहते हैं। कि जैसे उसकी रचना हम पढ़ते जाते हैं, जैसे पढ़ते जाते हैं उसी प्रकार हमारे दिमाग में काल्पनिक रेखाएं उभर कर सामने आती है, यानी कि हम किसी दृश्य को देख रहे हैं। उसी प्रकार का वर्णन कवयित्री ने किया है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही है, प्रिंसिपल, और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा आदि आपके बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। कवि परिचय।
या साहित्यकार परिचय ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे उसको लिया गया है। अब प्रस्तावना देखते हैं कि इस चैप्टर में जो व्यक्ति चरित्र है, चरित्र रेखा चित्र है, रेखा चित्र भी कहेंगे उसका साहित्य प्रकार। तो रेखा चित्र में यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, और यानी हमें पता चल गया कि घोड़ी जो महादेवी वर्मा के घर पे है उसका नाम है रानी। उनके दो साथी हैं, निक्की और रोजी। निक्की है वो नेवले का नाम है और रोजी है वो कुतिया का नाम है। सम्मिलित है यानी कि तीनों साथ में है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष बोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम नजर आता है, दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे प्राणी प्रेम लेखिका का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो है प्राणी प्रेम। प्राणी प्रेम हमें होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हैं कि हमें उदारता बरतनी चाहिए जीव के प्रति, लेकिन एक प्रश्न ये भी होता है कि या दया भाव जो हम रखते हैं वो मनुष्य के प्रति भी होना चाहिए। एक प्रश्न है कि मनुष्य के प्रति भी दया भाव है एक दूसरे के प्रति। तो पता चलता है कि ये दया भाव कुछ कम सा होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि ये वास्तविकता है कि मानव जैसे स्वार्थी बनता गया उसी तरह उदारता, दया भावना, मानवता, ये सारी जो अच्छाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं रेखा चित्र घोड़ी का वर्णन। रानी रियासत होने के कारण, रियासत यानी राज्य, राजकारभार, संपत्ति होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य यानी अधिकार। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। रामा यहाँ पे महादेवी वर्मा के घर में रहने वाला एक नौकर है। सफ़ेद टट्टू की बात बताई गई है, छोटे छोटे घोड़े। तो ये सब ने देखा था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। यहाँ पे बताया गया है कि महादेवी जी जब छोटी थी, ये अपने संस्मरण में जाती है, अपने भूतकाल में, और उस भूतकाल में जाकर के उस रानी को याद करती है कि वो एक कैसी थी। और उस समय उन्होंने अंग्रेज शासन के दौरान अंग्रेज़ों को भी देखा था, घोड़े पे जाते हुए देखा था। तो बच्चों को जो नौकर ने कहानियाँ सुनाई है, उस कहानी में एक कहानी है राजा की, कि रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। अब गधे पर जिसको बिठाया जाता है वो अपराधी है और उसे देश से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी एक मान्यता ये बच्चों की में आ गई थी। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। जिसे दंड मिलता है वो गधे पर बैठकर खुश नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, वो खुश है। लेकिन यानी कि बच्चों का मानस ऐसा है कि हम उसे जो कहते हैं वो अपने दिमाग में फिट कर देते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों को होता है, तो दंड मिला है फिर भी प्रसन्न नहीं था। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था, वो उत्तर दे देता था अपने बना चढ़ा करके। तो इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। रामा क्या उत्तर देता है बच्चों को कि इन्हें विलायत यानी विदेश, फॉरेन कंट्री पर बैठने का दंड, गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। तो वो भारत में आके खुश है, ऐसा रामा ने उत्तर दिया था, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। बच्चों को समझाने की बात की गई है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया, कुछ लिख कर देते हैं तीनों बच्चे, कि हमारे पास छोटा सा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यानी कि ये सब लोग टट्टुओं पे जाते हैं,
घोड़ों पे घूमते हैं तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। बच्चे हैं, जिद्दी होते हैं। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बस बता देते हैं वो। तो ये फरमाइश वहाँ पे रख दी गई। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो कि साथ ठिलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ यानी अलग होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। कोई उत्तर देता नहीं है, इसलिए महादेवी वर्मा उत्तर देती है कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठना सजा दी जाती है, जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। वो महादेवी वर्मा को जो कहानी जो सुनी थी उसी के आधार पर वो जवाब देती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा यानी बरंडा, घर के आगे का एक छोटा सा बाग, खुला बाग। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस यानी घोड़े की रखवाली करने वाला व्यक्ति को साइस कहा जाता है। नाम है छुट्टन। तो घर में एक नौकर है और दूसरा घोड़े के लिए रखा गया साइस, छुट्टन नाम का। अब तो हम छोटे से टट्टू से बहुत प्रभावित हुए और आतंकित भी हुए, यानी कि खुश भी हुए और डर भी लगता था कि घोड़े के पास एकदम पहचान के बिना जा सकता नहीं है, इसलिए वो आतंकित भी है यानी डरे हुए भी है। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न कोई मकान, न कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। ईर्ष्या, जेलसी आती है बच्चों में। और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकते, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, क्योंकि घोड़े के लिए इतनी तैयारी लेकिन बच्चों के लिए नहीं की गई, इसलिए वो गुस्से में है, उससे अलग रहते हैं, अप्रसन्न और रुष्ट यानी क्रोधित। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजरानी उसका नाम रखा गया है, फिर ताजरानी से वो रानी बन जाती है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाली दी गई है। तो बच्चों ने दूसरी कहानियाँ भी सुनी है, तो उसमें भी है कि ताजमहल की रानी को यहाँ तक भेज दिया गया, यानी कि उसे भी सज़ा मिली है। तो ये यहाँ पे बताते हैं लिखिएगा। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। दया भावना, उस पर सहानुभूति आती है और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे, यानी कि उसके लिए जो गुस्सा था वो कम हो जाता है। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी हुई है। आज भी लेखिका उसे याद करती है। बचपन के दिनों की ये बात अपने संस्मरणों में जाकर के लेखिका ने पूरी तरह से उसका विगतपूर्ण, जैसे कहते हैं डिटेल में वर्णन किया है। आज भी उसे वो याद है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग
जिस पर दृष्टि फिसल जाती, इतना चिकना। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल, अयाल यानी बालों का गुच्छा, माथे पे होता है वो घोड़ों पे, वो बालों के गुच्छे को अयाल कहा जाता है। अयाल का गुच्छा, बड़ी काली और स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने उन्हें जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह घोड़े का, यानी कि सभी अंगों का वर्णन जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत यानी अस्त व्यस्त नहीं होता था, क्षत विक्षत यानी अस्त व्यस्त नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से माप ऊंचाई के अनुपात से नाप यहाँ पे लिया गया है, नापतोल की बात नहीं तो करते हैं नाप से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडोल मजबूत और पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती है। घोड़े की पूंछ मोरछल, मोर की पीठ से बनाया हुआ झाड़ू, उसे मोरछल कहा जाता है। मोरछल यानी मोर के पीठ से बनाया हुआ झाड़ू। तो घोड़े की पूंछ यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है, अपने ऐसे हिलाता रहता है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जिससे जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हो। तो प्रत्यक्ष होना डायरेक्ट दिखाई देने की बात है। हम बार बार सोचते हैं कि यह कुछ और छोटी क्यों न हुई। बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी ये ऊंचाई ज़्यादा है, बैठ नहीं सकते अच्छी तरह से, इसलिए वो कहती है कि छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के सामान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। बच्चे ऐसे भी, बच्चों का सोचना और बच्चों के प्रश्न सबसे अधिक समस्या पैदा करते हैं, यानी कि वो क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा, वो सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अराजकता यानी अशांति। बच्चे जहाँ खेलते घूमते रहते हैं वहाँ पे शांति नहीं हो सकती, तो अराजकता का कार्यालय कौन बना? अस्तबल। अस्तबल यानी घोड़ों को रखने की जगह। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बना था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतिताक थे, बॉक्सेस। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। विस्थापित यानी कि हटाया गया और स्थापित यानी रखा गया। रानी की गर्दन में झूल कर, उसके कान और अयाल के फूल खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न दिखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। यानी कि आत्मीयता बढ़ गई है बच्चों और घोड़ी के बीच, रानी के बीच। ऐसी आत्मीयता बढ़ गई है कि वो बच्चों को नहीं देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई, घोड़े पर रखने की आसन, और बाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ यानी उस पर बैठना, चढ़ना, बारी बारी आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, यानी कि फिर से, यानी कि बच्चे जब फ्री होते हैं तब अपना समय रानी के साथ ही बिताते हैं। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी कि एक ही घोड़ी 3 बच्चों के लिए और एक घुड़सवारी करे, दूसरा रह जाए, बाकी रह जाए। ये सारी बातें यहाँ पे है कि अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था।
अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर बच्चों का ये वर्तन कि हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर, ऊंचाई अच्छी नहीं है, ज़्यादा है, इसलिए चबूतरे पर चढ़कर रानी पर चढ़ जाते हैं, रानी की नामक घोड़ी पर, और चबूतरे पर खड़े होकर उसके नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यानी कि सवारी की तैयारी, लेकिन कुछ सुरक्षा नहीं है। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्ति और ये प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में अराजकता यानी कि कुछ कष्ट देने वाली अशांति, तो अशांतमय प्रवृत्तियों से वो प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। लेखिका ने वाक्य हमें उपदेशात्मक तौर पर दिया गया है कि वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध, कॉन्शियसनेस जो है बालकों में, वो यानी कि मैच्योरिटी अभी नहीं आई हुई है। इसलिए बचपन, बाल्यावस्था ऐसा एक समय है जिसमें बच्चे क्या करते हैं वो खुद उन्हीं को ही पता नहीं होता है। तो इसलिए वो चेतना की विभिन्न स्तरों का बोध न हो करके सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। बोध होना यानी ज्ञान होना, ज्ञात होना। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की जो नेवला है वो रानी की पूंछ से, वो सब प्राणी भी एक खोज हो गए हैं। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। लेखिका ने ऐसा एहसास बाल्यावस्था में किया था कि राज सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर जैसे आकृति वाला आसन, तो ये आसन पर आरूढ़ है, बैठे हुए हैं, ऐसा एहसास लेखिका को और उसके जो भाई बहन है उसको होता था। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। दुल की चाल यानी धीमी चाल। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर बाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। अब क्या होता है? चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। तो दौड़ती है, वहाँ पे रानी की पीठ पर कवयित्री बैठी हुई है लेखिका। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत के से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार, यानी कि घोड़ी को पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ और बाद में पता चलता है तो एकदम वो रुक जाती है। तो इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा। उसे भी एहसास होता है कि मैंने गलती कर दी, ऐसा वर्णन लेखिका ने किया है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। यानी कि प्राणी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो लेखिका के सामने वो प्रदर्शित करती है। तो ये भी लेखिका ने बताया है कि प्राणी जगत भी, उसमें भी दया भावना करुणा जैसा गुण पाया जाता है। ये आत्मीयता बढ़ने के बाद ही पैदा हुआ। एक बार बाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते। सुंदर छोटे छोटे सिरमुँह वाले कड़े पहनकर, कड़े का राउंड भाग होता है और जो जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ पे सिरमुँह बनाया जाता है, वैसा कड़ा तो पहनकर बाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए
संध्या समय बाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुर्रों से खुदती और हिनहिनाने लगी। अपने पैरों से ऐसे कान को खुरखुराती रहती है। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे, यानी कि रानी के कानों से निकल के किसी ने छुपा दिए थे, माटी में गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई, यानी कि उन्होंने ये वफादारी का काम किया कि अपनी घर की ही चीज़ वस्तु को उसने बचाए रखा। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। लेखिका ने यहाँ पे जो संस्मरण रखा गया है वो कहती है कि ये घटना एक दूसरी घटना कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपया घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। जो यहाँ पे नौकर है वो बच्चों को जो उत्तर देता है वो किस तरह से देता है कि अब बताना तो है कि ये दूसरा घोड़ा कहाँ से आ गया, तो बच्चे तो प्रश्न पूछेंगे ही। तो यहाँ पे वो बच्चों को कहता है कि वो दाना चारा खाकर घोड़ी के पेट में सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, तो ज़्यादा हो तो निकाल देते हैं, तो 4 के 4, 3 के 3, यानी कि सबके एक हो जाए। और रामा ने स्वीकृति में सर हिलाया, हाँ है। तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसा उत्तर दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हुए, आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं कि ये छोटे जीव कोई काम धंधा धाम तो करते ही नहीं, और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। बच्चों को भी ऐसा होता है, गुस्सा आता है उस छोटे से घोड़े पर। बाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। पेट काटने की बात आई थी, घोड़ी और पेट चीरकर दूसरा घोड़ा निकलने की बात कि वो रानी को परेशान कर रहे हैं तो बाहर निकल देंगे और हम भी उस पर घूमेंगे। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। चीर तो दिया लेकिन उसे जोड़ना भी पड़ेगा ना। माँ की महीन सी सुई ने से तो सीना संभव नहीं था। माँ के पास जो सुई है वो छोटी से महीन यानी सूक्ष्म छोटी। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, बड़ा सूजा, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव, यानी कि सब गुल मिल जाते हैं, बच्चे घोड़ा सब गुल मिल जाते हैं और ये जो क्रोध था गुस्सा था वो सब लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे रानी का एक शब्द चित्र अंकित करते हुए लेखिका ने एक ऐसा काम किया है कि प्राणी पशु पंखी कोई भी जीव जब उसमें हमारे प्रति और हम में उसके प्रति आत्मीयता आ जाती है तब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। एकत्व की बात यहाँ पे बताई गई है कि व्यक्ति कोई भी जीव जब एकत्व के साथ आ जाता है तो वो मजबूत हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है यानी कि मजबूताई को बनाने के लिए एकत्व का होना जरूरी है। यूनिटी तो है लेकिन एकत्व इसलिए अपनापन, जो लोग जिसे परायापन लगता है ना वो सभी के साथ होने पर भी वो अकेलापन महसूस करते हैं, वैसे लोग की बात है। तो ये नहीं रहता है और ये नहीं रहता है तो सब खुश रहते हैं, यानी कि अपनापन जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ व्यक्ति खुश रहता है। तो यहाँ इस तरह बच्चे प्राणी पशु सब खुश है। तो एक व्यक्ति चरित्र के माध्यम से छोटा सा मैसेज
लेखिका ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। रानी नामक यहाँ पे हम निबंध के तौर पर भी लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है कि रानी के बारे में लिखिए, घोड़ी के बारे में लिखिए, व्यक्ति चरित्र वर्णन, व्यक्ति के आधार पर भी निबंध वर्णन आता है ऐसे, तो वो भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे, आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना, नष्ट होना, स्वाध्याय, ये सब आपको आपकी वर्कबुक या नोटबुक में लिख देना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी कर देना है। थैंक यू।